हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप बेटा? हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा कुछ बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे पुराने लोग जो हैं कई तरह के सवाल रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि किस तरह की ये ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है और किस तरह से बाज़ार में खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं जो बार बार हमारा चिंता का विषय बन जाते हैं। पहली बात, ब्लैक स्वैन इवेंट वो इवेंट होता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं करी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बाज़ार में मतलब नुकसान हो जाता है। शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक स्वैन वो इवेंट है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, हुआ और शेयर बाज़ार बहुत गिर गया। इस वक्त जो इस तरह की चिंताएं जो हमें सता रही हैं वो बेसिकली आ रही है कि भाई एक भयंकर मंदी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे भाई सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त कमोडिटी प्राइस, और आज हम बातें कर रहे हैं कि भयंकर मंदी आ सकती है। पहले मैं आपको समझाता हूँ किस तरह की मंदी की चिंता हमारे अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट को तंग कर रही है, स्पेशली यूएस के बाज़ारों में। फिर हम बात करेंगे कैसे इसका प्रभाव भारतीय बाज़ारों में पड़ता है। देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक होता है वो स्थिति जब महंगाई होती है, जब इन्फ्लेशन हाई होती है। उसका मेन कारण क्या होता है? सोचिए, इन्फ्लेशन हाई का मेन कारण ये होता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस डिमांड की पूर्ति के लिए सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी ताकि एक्सेस डिमांड मीट हो सके, इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में काबू पे आ पाए। तो जो इन्फ्लेशन होती है तब देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब एक्सेसिव डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। तो हाई इन्फ्लेशन इज नॉर्मली सेट टू बी अकम्पनीड बाय लो अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका वाइस वर्सा भी है। जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है तो इन्फ्लेशन कम होती है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट हाई का क्या मतलब है? यानी अनएम्प्लॉयमेंट हाई का मतलब ये है कि डिमांड ही कम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अब प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो लोगों की इनकम कम हो गई, तो लोग डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन मीन्स लो अनएम्प्लॉयमेंट। ये रिवर्स चलते हैं और दोनों ईविल्स हैं, यानी दोनों बुराइयां हैं जिसको हमारे इकोनॉमिस्ट अपनी इकोनॉमी से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों बुराइयां हैं। अब एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें हावी हो जाती हैं, यानी एक तरफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जब को एग्जिस्ट करती हैं उस स्थिति को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये सबसे भयानक स्थिति होती है। इसका मेन कारण देखा गया सप्लाई शॉक। पास्ट में भी जब स्टैगफ्लेशन आई तो जो स्टडी किया गया तो उसका मेन कारण माना जाता है सप्लाई शॉक, यानी सप्लाई होती नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाती है तो उससे क्या हो पाता है? चीज़ों की रेट बहुत अनाप शनाप बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई। और दूसरा, चूंकि सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है उन चीज़ों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाती है। तो इस वक्त जिस तरह से रशिया की वॉर है उसको माना जाता है एक कारण जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आ सकता है। क्यों? रशिया की वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल, रशिया एक मेजर सप्लायर है, वो अपनी सप्लाई लोग ले नहीं रहे हैं या वो दे नहीं रहा है, जो भी कारण बना लीजिए, जो भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते सप्लाई शॉक है। एक तरफ इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी और इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, उसको काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, डिमांड को कम करने की कोशिश की जाएगी, और उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आ जाए तो बात है, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगी क्योंकि सप्लाई शॉक है, ऑयल मिल ही नहीं रहा। ऑयल वाले लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी। अब बाकी कंट्रीज जो ऑयल बना सकती है वो भी कम बना रही है ताकि ऑयल महंगा हो जाए, उनका माल ऊंचे रेटों पर बिके। तो जब ऐसी स्थिति वर्ल्ड में आ जाती है तो वो बहुत भयानक स्थिति होती है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 1919 का था ना ग्रेट डिप्रेशन, 1919 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें भी इस स्थिति को देखा गया था। तो अब हम बात करेंगे भाई अब हमारे लिए क्या। देखिए, अगर स्टैगफ्लेशन हमारे दरवाजों को खटखटाएगी यानी हमारे देश के अंदर आएगी तो एक बारी को तो भारी नुकसान होगा। पर मेरा ये मानना है कि आज के युग में हम लोग बहुत समझदार हो गए, गवर्नमेंट्स बहुत प्रोएक्टिव हो गई।
1919 में क्या है, सरकारें, सेंट्रल बैंक्स इतने प्रोएक्टिव नहीं थे उस जमाने में। उनको लगता था भाई ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, बैंक फेल हो रहा है तो होने दो, अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना एक लिमिटेड दायरे तक ही काम कर सकते हैं। पर आज की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा सोशल फोकस्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा सोशल ओरिएंटेड हो गई। तो अब तो इसके चलते ये लोग एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जिसके चलते मेरा ये मानना है कि हम उस समस्याओं से सूनर और लेटर जूझ लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कोविड जिस तरह से आया था और जिस तरह से लॉकडाउन लग गया था, हिसाब से तो तभी रिसेशन आ जाना चाहिए था। भाई लॉकडाउन लग गया, लोगों की डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, और एक तरफ लोगों को जॉब भी चली जाएगी, डिमांड लोग डर के मारे कर ही नहीं है, घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ज़रूरतें कम हो गई हैं, डिमांड खत्म हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई दोनों आ सकती थी, क्योंकि शुरू में डिमांड कम हुई, उसके बाद लोगों को नौकरियां चली गई, लोगों को प्रोडक्शन बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, लिमिटेड माल के रेट बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति तब भी पैदा हो सकती थी, इकोनॉमिक रिसेशन तब भी आ सकता था। तो जिसके चलते पर वो आया नहीं, क्योंकि सरकार ने अपने दोनों हाथों से पैसे बांटे, स्पेशली अमरीकी सरकार ने। हमारे देश में भी पैसे खोले गए, लिक्विडिटी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ाया गया, लिक्विडिटी इंप्रूव करी गई, हालांकि इतनी नहीं करी गई जितनी अमेरिका में की गई। फिर उस चीज़ पे हमने काबू पाया, और उस दौरान अगर आपने देखा होगा सारी कंपनियां चलती रहीं और एक तरीके से शेयर मार्केट एक नए मुकाम पर पहुंच गई। क्योंकि शेयर मार्केट की खूबी क्या है, ये अच्छाई को भी 10 गुना डिस्काउंट करती है और बुराई को भी 10 गुना डिस्काउंट करती है। यानी अच्छी बातें होती है तो उसको 10 गुना इमेजिन करके उतनी चढ़ जाती है, बुरी बातें होती है तो उसका बुरीपन का भी 10 गुना इमेजिन करके बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इतनी प्रोएक्टिव सरकारें, प्रोएक्टिव सेंट्रल बैंक्स, प्रोएक्टिव मेन हमारे देश का जैसे रिजर्व बैंक है, इनके चलते सब प्रॉब्लम्स आएंगी पर वो ज़्यादा लंबा खिंच नहीं पाएंगी। कैसा लगा डायलॉग? प्रॉब्लम आएंगी पर ज़्यादा लंबा खिंच नहीं पाएंगी। कमेंट में बताइए ये डायलॉग आपको कैसा लगा। तो जिसके चलते मेरा मानना है कि सूनर और लेटर ये समस्या दूर हो जाएगी और हम फिर अपनी रफ्तार को पकड़ लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा दृष्टिकोण साफ है। 6 महीने खराब गए, उसको संभलने में लग गए 2-3 महीने, 2-3 महीने संभलने में लगा दिए और 3 महीने जो है उसमें कभी कमाया कभी गवाया। अब हम लोग सेटल हो गए हैं, बाजार भी ठंडा हो गया है, अब तो हम वैल्यू बाइंग कर रहे हैं और आराम से सब इस सौदों में फ़ायदा उठा रहे हैं। जब टर्न अराउंड होगा अच्छा मुनाफा होगा, सारे लॉसेस कट जाएंगे। और मेरा मानना है 21-22 जैसा अच्छा गुजरा था ऐसे ही 22-23 भी अच्छा गुजरेगा। और मुझे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में 22-23 में इतना मुनाफा होगा जितना फर्स्ट हाफ में हुआ था 21-22 में, और हम अच्छे प्रॉफिट के साथ इस बाज़ार से इस साल भी निकलेंगे और ज़्यादा अच्छा निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास सीख है 21-22 की। तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी तो सारी स्ट्रेटेजी MKJ फिक्स डबल लग रही है, MKJ फिक्स डबल सिप लग रही है, MKJ 50-50 लग रही है, MKJ TPS थोड़ी कम लग रही है पर उसको भी अब लगा रहे हैं टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। और MKJ क्या ICS ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, इंडेक्स की स्ट्रैटेजी, सारी स्ट्रैटेजीज अब हम फिर से बड़े अच्छे से, कॉन्फिडेंस से और बेटर तरीके से लगा रहे हैं। और अच्छा ये हुआ है कि अब हमें मार्केट्स को समझना और ज़्यादा आ गया है, दिक्कतें कम हो गई हैं, जिसके चलते ये जो पीरियड है जिसमें हमें स्टैगफ्लेशन का खतरा बना हुआ है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी का पीरियड है। यहाँ हम अच्छी खरीदारी करेंगे, अच्छे अच्छे शेयर्स को नीचे के रेट पे पकड़ेंगे, ताकि आने वाले वक्त में प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से अच्छे प्रॉफिट हो। इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप मेरे स्टूडेंट के तौर पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन के या यूट्यूब के स्टूडेंट बन के। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। तो ये थी आज की सारी कहते हैं ना, आपकी मैंने नॉलेज को बढ़ाया है, क्योंकि मैंने आप एक ये सीरीज निकाली बीच बीच में, कहते हैं ना MKJ कूल पढ़ाएं, बनाएंगे और पढ़ाएंगे शेयर बाजार के स्कूल। यानी भाई शेयर बाजार का स्कूल चालू हो गया है। अपनी कूलनेस के साथ आपको शेयर बाजार की टिपिकल बातें, अच्छी बातों को समझाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो नीचे कमेंट में लिखिए, #MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट दे दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए, ढूंढने में आसानी हो। बारी बारी से वो क्वेश्चंस लेंगे। आज मैंने आपका एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये जो मंदी है, ये जो बड़ी भयंकर गिरावट आएगी, ये जो आने वाली है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कैसे निपटना है। टेम्परेचर आपने हाई रखा हुआ AC का बहुत ज़्यादा, उसका फ़ायदा क्या है?
तो ये थी सारी आज की कहानी। गर्मी लगने लगी ना, टेम्परेचर ज़्यादा क्या हुआ, एक्चुअली फ़ैन ऑफ कर देते हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा साउंड कम आए ना शोर की, तो टेम्परेचर भी डाउन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बस ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये, और आप अपने विचार भी कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजी की ज़ुबानी, जिसमें बात करेंगे F5 GH की। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था आज बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली 179 पॉइंट्स की, और आप देखेंगे F5 की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 22.5% हो गई है। बड़े दिनों के बाद एकदम झटके से उन्होंने इतनी अच्छी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है। ऐसे पहले भी हमने कम देखा है, पीछे बड़ी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। आज झटके से इन्होंने लगभग आप देखिए 6% से भी ज़्यादा, 6.25% अपनी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में बढ़ाई है, और स्टॉक्स में लगभग 0.5% की पोजीशन बढ़ाई है। और बिकवाली भी उन्होंने काफ़ी कम की आज, हालांकि खरीदारी बहुत ज़्यादा थी DIs की तरफ से, जिसके चलते आज भी एक बड़ी खरीदारी आई है 1134 करोड़ की। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, यानी अब कभी दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये शेयर बाजार है, इसमें ये सुख दुख की घड़ी चलती रहेगी, और इस वक्त हम बड़ी बुरी इकोनॉमिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी तैयारी करके चलनी है, झटके से ऑपरेटर में घुमा भी सकता है। इस वक्त बाजार तेज है, तो आप जिन पोजीशन में फंस गए उसमें से निकलिए। मैं अपनी काफ़ी सारी पोजीशंस में से निकल गया प्रॉफिट में, तो अपनी पोजीशनें हल्की करते रहिए, और अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो ऊपर के रेटों पे जहां आपको कंफर्टेबल लगे, बाजार काफ़ी तेज हो गया वहां पे शॉर्ट जरूर मारिए। तो शॉर्ट कई तरह के होते हैं, कवर्ड शॉर्ट होते हैं, नेकेड शॉर्ट होते हैं। ऑल्दो नेकेड शॉर्ट मैं अवॉइड करता हूँ अभी, कवर्ड शॉर्ट तो आराम से मार ही हम लोग लेते हैं। तो F5 GH की पूरी पोजीशन बता दी। अब चलेंगे भारतीय बाजारों पे। तो भारतीय बाजारों में आज बड़ी भयंकर तेजी देखने को मिली, बड़े अच्छे से, जबकि आज आसार सुबह बुरे ही नजर आ रहे थे, फिर भी हम लगभग 1.25% के लपेटे में तेज बंद हुए। एक नज़र सारे बाजारों पे विश्व के मार लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि भाई और बाजार कैसे रहे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे एशियाई बाजारों की। तो आपको बता दूं एशियाई बाजार कोई भी ऐसा नहीं था जहां अच्छी तेजी हो, सारे बाजार ढह के गए हैं। निकई 1.25% के लपेटे में, ऑस्ट्रेलिया 0.5% के लपेटे में, ताइवान वेटेड 2.5%, हांगकांग 1.25%, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 2.25%, चाइना के तीनों इंडेक्स 1.25% से लेके 0.25% गिरकर बंद हुए। यानी पूरा एशिया लालम लाल था, फिर भी हम हरम हरम थे। अब बात करते हैं आपके यूरोपियन बाजारों की। तो ऐसा भी होता है ना कि हम भी शुरू में डाउन थे, इतने चढ़ नहीं रहे थे, तो भारतीय बाजार जो थे वो लेट बंद हुए, एशियाई बाजार बाकी पहले बंद हो गए। तो पहले मॉल खराब था, बाद में मॉल इंप्रूव कर गया। इस वक्त यूरोप की तरफ देखेंगे तो सारे बाजार तेज हैं, एकमात्र मद्रिद और मोएक्स है जो ना के बराबर लाली आली में। तेजी की बात करें तो 1.5% की जर्मनी में, 1.25% की लंदन में, 2% की पेरिस में देखने को मिल रही है, और स्टॉकहोम तो बहुत तेज है, लगभग 3% के लपेटे में। इस वक्त हम चलते हैं अमरीकी बाजारों। तो अमरीकी बाजारों पे कोई खास बात नहीं है। आपका कनाडा 1.4% गिरा हुआ है, ब्राज़ील 0.2% गिरा हुआ है, और यूएस के सारे इंडेक्स लाली में। 0.23% की गिरावट डाउ जोन्स में, 0.5% की गिरावट S&P 500 में, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट स्मॉल कैप 2000 में, 0.25% की गिरावट नैस्डैक में। सारे हम लालम लाल हैं। हम लोग बंद हुए जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 15,990 पे कह लीजिए, और इस वक्त हमारा SGX निफ्टी 50 और तेज 16,027 पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी इस वक्त कहते हैं ना, अपनी डफली अपना राग, सब बाजार अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इस वक्त जो माहौल सामने नजर आ रहा है वो ये है। भारतीय बाजारों की बात करें, 15,810 की क्लोजिंग थी, फ्लैट ओपनिंग हुई 15,818 पे। हालांकि उम्मीद थी बाजार गिरकर खोलेंगे, पर नहीं, हल्की सी गैप अप ओपनिंग थी। शुरू में ही बॉटम बनाया 15,800 का, और फिर भागते रहे और अल्टीमेटली 16,000 का लेवल क्रॉस किया, पर उससे हल्का सा नीचे 16,990 के आसपास 180 पॉइंट बढ़कर 1.25% से थोड़ा कम की तेजी के साथ बाजार बंद हुए। भागने वाले शेयरों में प्रमुख था ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HUL। ये 4 शेयर 4% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। इसके अलावा आइशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट, इनमें भी 3.5% जैसी बड़ी तेजी देखने को मिली। गिरावट में भरपूर थे आपके सरकारी क्षेत्र की कंपनियां जैसे ONGC, पावर ग्रिड,
एनटीपीसी। यहाँ पर ओएनजीसी सबसे ज़्यादा मरा हुआ था, बड़ी भयंकर गिरावट 5% की इसने दिखाई। ऐसा गिर गया जैसे ये खत्म हो जाएगा। कारण ऑयल तेजी से कल गिरा, जिसके चलते ओएनजीसी ऑयल के प्राइस के साथ कोरिलेट होता है। ऑयल का प्राइस भागेगा, ओएनजीसी भागेगा। ऑयल का प्राइस गिरेगा, ओएनजीसी गिरेगा। तू कहते तू पात में तात क्या बोलते हैं भाई, तू आसपास जहाँ तू वहाँ में। तो ओएनजीसी और ऑयल के प्राइस का तो ये रिलेशन हो गया। आज इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को काफ़ी गिरा था, बाद में करेक्ट हो ठीक हो गया। रिलायंस, लार्सन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब बात करेंगे तो इस वक्त चार्ट में एक वी शेप रिकवरी नजर आ रही है। आज की कैंडल बेहतरीन थी, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में आई है और 50 डेज को कह रही है दिल पुकारे अरे अरे अरे। अब 50 डेज मूविंग एवरेज चीख के कह रहा भाई दिल पुकारे ऊपर अरे अरे जल्दी से काट जा मुझको। यानी अब सिर्फ 130 पॉइंट के आसपास, 32-33 पॉइंट के आसपास, 132-33 पॉइंट के आसपास 50 डेज मूविंग एवरेज है। एक बार ये कट जाए तो शॉर्ट रन बाजार अच्छा तेज हो जाएगा। एमएसडी चार्ट पे आप देखेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है और आरएससी तो आज बहुत ही मार्क्ड इंप्रूवमेंट यानी 53 पर जा पहुंचा है। अब बात करते हैं, लगभग 16,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ है। आज अगर आप देखेंगे 16,000 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से बहुत ज़्यादा है। फिर और अगर आप नीचे जाते हैं 15,800 पे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का और ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यानी पुट राइटर्स को लग रहा है बाजार 15,800 के नीचे नहीं जाएगा और कॉल राइटर्स अडिग हैं 16,000 और 16,000 से ज़्यादा अडिग हैं 16,200 पर, जहाँ पे कॉल राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। अब देखना है ऑपरेटर किस तरह से किसको मारता है, किसकी बैंड बजाता है। और मंथली पीसीआर की बात करें तो मंथली पीसीआर मंथली ऑप्शन की एनालिसिस करें, चेन एनालिसिस, तो 15,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 16,000 पुट का, और 16,500 के लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। यानी यहाँ पर वो दूर दूर ही बैठे हैं, उनको अभी भी भय लगता है, चाहे वो कॉल राइटर्स हो चाहे वो पुट राइटर्स हो। देखो पीसीआर में कितना भारी चेंज आया। मैंने कल कहा था आपसे, देखिए कि मैंने कहा भैया कल कॉल राइटिंग बहुत है, कॉल राइटर्स को मारेंगे, और मार दिया। आज बाजार खींच दिया, सारे कॉल राइटर्स की पोजीशनें खराब कर दी और आज पीसीआर बढ़कर क्या हो गया 1.25। यानी अब पुट्टे ज़्यादा हैं और कॉले कम है। तो हिसाब से ऑपरेटर का जो धर्म बनता है, जो उसका जैसे कहते हैं डाकुओं का एक धर्म होता है लोगों को लूटना, ऐसे शेयर बाजार के ऑपरेटर्स का धर्म है छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स की बत्ती लगाना। तो जो उनका धर्म बनता है किसका, ऑपरेटर्स का, वो ये है कि कल बाजार को खासा गिराएं, ताकि जिन्होंने आज पुट राइटिंग करी है उनका चीर हरण करें। कल वीकली एक्सपायरी है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, यही कह सकता हूँ आपके लिए, बच के रहें आप। हम निफ्टी बैंक की अगर हम पोजीशन देखें 33,815 पर निफ्टी बैंक ने कल क्लोजिंग दी थी और आज एक अच्छी 110 पॉइंट से भी ज़्यादा की गैप ऑफ ओपनिंग करता है। शुरुआती दौर में आज का बॉटम बनाता है जो है 33,876 के आसपास, फिर सारा टाइम चढ़ता रहता है। यहाँ एक पीक और यहाँ एक पीक बनाने की कोशिश करता है 34,388 पर, उसके नीचे हल्का सा 34,324 पर बंद होता है। 500 पॉइंट की बड़ी तेजी के साथ 1.5% बढ़कर निफ्टी बैंक कहते ना हल्ला गुल्ला करके चला जाता है। आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कई दिनों से अपने कपड़े फटवा रहा था, आज उसने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं और लगभग 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक जिसका चीर हरण हो गया था, आज वो वापस घर चला आया है, घर वापसी करके 2.5% की तेजी दिखा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 30 के नीचे लुट गया था, अपनी कितना बैंड बजवा रहा था, अब 34 के पार आ गया है। तो यानी बहुत सारे शेयर जो नीचे की तरफ बिल्कुल लहू लुहान हो गए थे, आज हरे भरे से नजर आ रहे हैं। आज सारे शेयर्स निफ्टी बैंक के हरियाली में ही बंद हुए, एक अच्छा पड़ाव देखने को मिला। एक बहुत प्यारी वी शेप रिकवरी है और निफ्टी बैंक तो बंगड़े पा रहा है, बंगड़े। ओए जी मैं तो निकल पड़ा, गड्डी लेके मैं चला और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। तो आज निफ्टी बैंक ने एक बहुत बड़ा काम बड़े दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, देखिए यहाँ था जो वो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर था और उसमें भी एक आध दिन ही ऊपर रहा है, क्लोजिंग तो दी नहीं है, एक दिन भी क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं दी। देखो आप वो तेजी कितने समय से सारा चार्ट देखिए
भाई साहब ये 1.5 महीने से ऊपर का चार्ट है, एक दिन भी 50 डेज, एक दिन है, एक दिन से ये वाला है, यहाँ वाली कैंडल तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई, एक भी कैंडल नहीं बंद हुई। बहुत ही बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वाली बात है। और वहीं फिर 50 डेज मूविंग एवरेज को काटा, देखते हैं अब वापस नीचे करता है या ऊपर ही भागता है। बुलिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आरएसआई देखा जाए तो अपने पीक के आसपास ही आ गया। पिछली बार यहीं से टर्न लिया था, तो अब डर लग रहा है, कहते हैं डर लगे तो गाना गा, डर लगे तब तक डर ही लग रहा है, क्योंकि रिसेंट हाइज पर आ गया है, यहीं पे आके पिछली बार फिसला था। अब इसने आज बंद हुआ है 34,324 पर, तो 34,000 पे अगर आप देखेंगे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉल का कम है, यानी पुट राइटर्स को बड़ा भरोसा है अब की बार 34,000 के पार बाजार रहेगा। तो अगर ऑपरेटर्स को, पुट राइटर्स को मारना है तो कल 33,000 के लपेटे में ले आइए, सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे और अपने आप को चांटे मार मार के कहेंगे और राइट कर पुट, और राइट कर पुट। और अगर कॉल राइटर्स को मारना है, लेकिन पुट राइटर्स ज़्यादा है अगर नीचे की तरफ जाता है, कॉल राइटर्स कम है अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो धर्म तो इसका यही बनता है, कल बाजार गिर के पुट राइटर्स को मारना, ये इसका धर्म बनता है। पीसीआर भी यही कह रहा है, देखो पीसी कैसे 0.91 हुआ था और घड़ा के 1.5 कर दिया, यानी दबा के पुट राइटिंग हुई है। अब ऑपरेटर का धर्म कहता है धर्म राज युधिष्ठिर थे, एक धर्म राज ऑपरेटर है, अपने धर्म के हिसाब से रिटेल निवेशक और रिटेल ट्रेडर्स की ये चीर हरण करते हैं, तो इनको कल बाजार को बुरी तरह से गिराना चाहिए, जो इनका धर्म बनता है। और आप यहाँ देखिए बिल्कुल स्टैटिक ही रह रहा है। अब बात करते हैं आज के ट्रेड्स की, तो भाई साहब 6 ट्रेड किए थे, 9,900 का प्रॉफिट मिलेगा। आजकल तो रोज प्रॉफिट कमा रहे हैं, एमकेजे टीपीएस के चलते छोटा प्रॉफिट तो बुक ही कर रहे हैं। 6 ट्रेड थे, नई पोजीशन थी 5, एक स्क्वायर ऑफ था, पर्ल के 5 ट्रेड, पांचों ही नई पोजीशन। अल्ट्राटेक सीमेंट 45 पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया, 9,900 का प्रॉफिट कमाया। अब मौका देंगे इसको फिर बेच देंगे, डर किस बात का, जिसमें प्रॉफिट बुक हो जाए एक बार तो मुंह मीठा कर लीजिए। तो ये थी आज की कहानी। तो भैया बच के चलिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। आपका कोई प्रश्न मैं फिर बोलूँगा, MKJ #MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट के साथ अपना डाउट लिखिए, उस डाउट को मैं लूँगा और आपको उसका अगली वीडियो में सॉल्यूशन करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।